17 नवंबर 2012 अल्वरंगा नाम का एक फिशरमैन अपने दोस्त के साथ मैक्सिको के एक कोस्टाल्जुल कोस्ट से पैसिफिक ओशियन में फिशिंग करने के लिए जाता है। उनका प्लान होता है कि वो समुद्र में एक दिन मतलब करीब 30 घंटे बिताएंगे और फिर वापस लौट आएंगे। वो अपनी बोट लेकर निकल जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था और अल्वरंगा करीब 500 केजी मछली पकड़ चुका था। बट उसके अगले पल में जो होने वाला था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अचानक आंधी तूफान और समुद्र की लहरें इनके चारों तरफ से बरसने लगती हैं। छिपने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये क्या करते हैं कि जिस बॉक्स में ये मछलियां रखे थे उन सारी मछलियों को समुद्र में फेंक कर ये दोनों उसी बॉक्स में छिप जाते हैं। ये तूफान अगले 5 दिन तक चलता है और 5 दिन तक ये दोनों उसी बॉक्स में छिपे रहते हैं। 5 दिन बाद तूफान शांत होता है और वो दोनों बॉक्स से बाहर निकल कर देखते हैं तो उनको दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई देता है। उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो पैसिफिक ओशियन की गोद में 438 दिन तक खोने वाले हैं। ये दिल दहला देने वाली कहानी जो सल्वाडोर अल्वरंगा की है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इनके 438 दिन के दर्दनाक सर्वाइवल स्टोरी जिसने अपने जिद के आगे समुद्र को भी झुका दिया। It's the kind of unbelievable story. That's what the world is trying to figure out after a man. Story of a man who says he's been lost at sea for over a year. How many days were you out on that boat? Tuve 438. कहानी शुरू से शुरू करें तो सल्वाडोर अल्वरंगा एक एक्सपर्ट फिशरमैन था और वो पहले भी कई बार अपने दोस्त के साथ रेप पेरिस के साथ पैसिफिक ओशियन में फिशिंग करने जा चुका था। 17 नवंबर के उस दिन भी अल्वरंगा अपने दोस्त रेप पेरिस के साथ ही पैसिफिक ओशियन में फिशिंग करने के लिए जाने वाला था। बट जब जाने की बारी आई तो पता चला कि अल्वरंगा का दोस्त रेप पेरिस नहीं आ पाया है और उसकी जगह पर कोर्डोबा नाम का एक दूसरा बंदा आया है जिसको अल्वरंगा जानता भी नहीं था। बट फिर भी ये दोनों अपनी छोटी सी बोट से फिशिंग करने के लिए निकल जाते हैं। इनकी बोट 25 फीट लंबी थी जिसमें कोई लाइट नहीं थी। इसका मतलब ये है कि इनकी बोट रात में किसी को दिखाई नहीं दे सकती। इनको समुद्र में सिर्फ 30 घंटे ही बिताने थे, इसलिए ये अपने साथ बहुत ही लिमिटेड सामान लेकर गए थे। इनकी बोट पे एग्जैक्टली क्या था, अगर इनकी बात करें तो ये अपने साथ एक बॉक्स ले गए थे मछलियां पकड़ने के लिए। बोट को चलाने के लिए 70 गैलन गैसोलीन ले गए थे, 16 गैलन पानी ले गए थे, एक मोबाइल फोन, एक GPS ट्रैकर डिवाइस, एक 2-वे रेडियो, 90 केजी आइस, 3 चाकू, हार्पून और मछलियों को पकड़ने के लिए 23 केजी चारा, 700 हुक्स और 3 बकेट्स। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अल्वरंगा ने 500 केजी मछलियां पहले ही कुछ घंटों में पकड़ ली थी। बट उसके बाद अचानक समुद्र की लहरें बढ़ जाती हैं, वेदर खराब हो जाता है और उनकी बोट डगमगाने लगती है। वेव्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इनकी बोट में हंड्रेड्स ऑफ गैलन पानी भर जाता है। अल्वरंगा एक एक्सपीरियंस पायलट था, इसलिए वो बोट को कोस्ट में ले जाने की कोशिश में था। वहीं दूसरी तरफ कोर्डोबा एक न्यू बंदा था, इसलिए वो बोट से पानी निकाल कर फेंक रहा था। बट बोट में पानी इतना ज्यादा भर रहा था कि एक टाइम के बाद कोर्डोबा रोने लगता है, ये सोचकर कि उसकी बोट टूट जाएगी और शार्क्स उसको खा जाएंगी। बट अल्वरंगा बोट की स्टीयरिंग पकड़े हुए डटा हुआ था, बोट को समुद्र के किनारे ले जाने की कोशिश में था। बट सिचुएशन बहुत हार्ड थी, इसलिए अंत में वो दोनों बोट पे मौजूद इस बॉक्स में छिप कर बैठ जाते हैं। ये स्टॉर्म का पहला दिन और पहला झोंका था जो इनको कहीं दूर ओशियन में ढकेल आया था। खैर स्टॉर्म के पहले अटैक के बाद जब स्टॉर्म शांत होता है और अल्वरंगा और कोर्डोबा दोनों बॉक्स से बाहर निकल कर देखते हैं तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और उनको दूर होरिजन पर एक पहाड़ दिख रहा था। अब होरिजन को देखकर अल्वरंगा को पता चल जाता है कि वो जमीन के आसपास ही है, इसलिए वो अपनी बोट को पहाड़ की तरफ ले जाने लगता है। बट वो कहते हैं ना कि एक मुसीबत जाती नहीं और दूसरी आ जाती है, वही अल्वरंगा के साथ भी होता है। वो बस कुछ 2 घंटे की दूरी पर ही था कि अचानक उसकी बोट का मोटर खराब हो जाता है और पानी के चलते GPS ट्रैकर भी खराब हो जाता है। इससे उनको कोई आइडिया भी नहीं लग रहा था कि उनकी लोकेशन क्या थी। बट लकीली उनका 2-वे रेडियो काम कर रहा था और लकीली वो अपने बॉस से कनेक्ट करने में भी सफल हो जाते हैं। 2-वे रेडियो से जैसे ही इनके बॉस से कनेक्टेड एस्टेब्लिश होता है, अल्वरंगा बहुत घबराहट में अपने बॉस से कहता है, विल्ली विल्ली हमारी बोट खराब हो चुकी है। जिसके बाद विल्ली बोलता है, शांत हो जाओ और अपनी लोकेशन बताओ। जिसके बाद अल्वरंगा कहता है, GPS भी खराब हो चुका है। देन विल्ली रिस्पॉन्स करता है कि एक काम करो, बोट का एंकर गिराकर बोट को वहीं रोक दो। जिसके बाद अल्वरंगा कहता है कि हमारे पास एंकर भी नहीं है। जिसके बाद उनका बॉस विल्ली रिस्पॉन्स करता है कि कोई बात नहीं, वहीं रुके रहो, हम आते हैं। अब इनका अपने बॉस से बात किए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि इनके 2-वे रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। अब इनके पास बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने का एकमात्र रास्ता भी नहीं बचा। ये अब सोच ही रहे थे कि इनके
इनके साथ क्या होगा। तभी स्टॉर्म का एक और झोंका आता है और इस बार बोट को ओशियन में काफी दूर ढकेल आता है। ऐसे ही करके लगातार 5 दिन स्टॉर्म आते हैं और इनके बोट को अनप्रेडिक्टेबल दिशाओं में कहीं दूर ओशियन में ढकेलते जाता है। खैर 5 दिन बाद जब स्टॉर्म शांत होता है तब ये नोटिस करते हैं कि बोट पर मौजूद ऑलमोस्ट सारी चीजें वेव के चलते बह चुकी हैं। इधर अलवरंगा के बॉस ने 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन करवाया, बट जब ये दोनों नहीं मिले तो इनको मरा समझकर वो लोग चले गए। बट अलवरंगा को अभी भी उम्मीद थी कि उन्हें कोई न कोई बचाने आएगा। इसी उम्मीद में उनका दिन बीतते गया और उनको भूख लगने लगी। उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए वो मछलियां पकड़ने का कोई तरीका ढूंढने लगे। उनके पास मछली पकड़ने के लिए कोई टूल भी नहीं था, इसलिए अलवरंगा हाथ से मछली पकड़ने लगता है और उसे ही दोनों खाने लगते हैं। क्योंकि ये दोनों ओशियन के बीच में थे और इनके सर पर कोई छत भी नहीं थी, इसलिए इनको धूप बहुत ज्यादा लग रही थी और तेज धूप के चलते इनको प्यास भी लग रही थी। क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है तो समुद्र का पानी पी भी नहीं सकते, इसलिए अलवरंगा अपने पेशाब को ही पीने लगता है और ये साइकिल बार बार रिपीट करता है। कभी टर्टस पकड़ में आ गए तो वो टर्टस के खून को ही पीने लगते हैं, बट ऑफ कोर्स ये सब पीने से बॉडी में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। 14 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अलवरंगा अपने बॉक्स में रेस्ट कर रहा था तभी उसको बारिश की आवाज आती है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो एक्चुअल में बारिश हो रही थी और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पास एक बकेट था जिसमें वो पानी स्टोर करने लगते हैं। फाइनली 14 दिन बाद टर्टस का खून और पेशाब पीने के बाद इन्हें फ्रेश वाटर मिलता है। अब धीरे धीरे अलवरंगा और कोडुबा को जो भी चीज मिलती गई वो उसे स्टोर करते गए। जैसे ओशियन में उनको एक बैग मिलता है जिसमें चबाया हुआ चिंगम, एक कैबेज मिलता है, कुछ कैरेट्स मिलते हैं और एक बोतल में खराब दूध मिलता है। इसे ये दोनों बहुत खुशी से खाने लगते हैं बिकॉज काफी दिनों बाद जाकर इनको कुछ नॉर्मल खाने को मिलता है। ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। अब अलवरंगा एक फुल्ली सर्वाइवल बन चुका था। वो मछलियों के साथ साथ बर्ड्स को भी पकड़कर खाने में एक्सपर्ट हो चुका था। बट वहीं दूसरी तरफ कोडुबा की हेल्थ काफी खराब हो चुकी थी। कोडुबा कच्ची मछलियों और बर्ड्स को खाना भी बंद कर चुका था। अब ऐसा करने से वो इतना कमजोर हो गया था कि वो खुद से पानी भी नहीं पी पा रहा था। फिर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम में से कोई भी जिंदा बचता है तो वो दूसरे बंदे की माँ के पास जाकर बोलेगा कि सॉरी माँ, मैं आपको ठीक से गुड बाय नहीं कर पाया, आई ऑलवेज लव यू। बीमार कोडुबा और कमजोर अलवरंगा की कहानी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन कोडुबा दम तोड़ देता है। अलवरंगा उसे उठाने की कोशिश करता है बट कोडुबा मर चुका था। अलवरंगा ये देखकर बिल्कुल नम पड़ जाता है और कोडुबा की डेड बॉडी को वो वैसे ही बोट पर रहने देता है और 6 दिन बाद अलवरंगा कोडुबा की डेड बॉडी से ही बातें करना स्टार्ट कर देता है। अलवरंगा भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। बट जैसे ही उसको थोड़ा समझ में आया कि वो एक डेड बॉडी से बात कर रहा है, उसने केयरफुली कोडुबा की बॉडी को समुद्र में गिरा दिया। इसके बाद अलवरंगा बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और खुद से कहता है कि पहले मैं क्यों नहीं मर गया था। उस सुनसान समुद्र में अब उससे कोई बात करने वाला भी नहीं था। वो भी मरने के लिए सोचता है बट उसके जीने की चाह उसे मरने नहीं देती। जिसके बाद वो समुद्र में दूर देखने लगता है कि आती जाती कोई कंटेनर शिप दिखेगी और एक दिन ऐसा ही होता है। उसके पास एक कंटेनर शिप गुजरती भी है। उस दिन अलवरंगा को लगता है कि शायद ये उसका दर्द का आज आखिरी दिन है, बट होता उसका उल्टा है। वो शिप उसके बगल से बस यूं निकल जाती है। असल में कंटेनर शिप इतनी बड़ी होती है कि उसके सामने एक छोटी सी बोट एक लकड़ी के समान होती है। एंड दूसरी बात, ऐसे शिप पे क्रू भी काफी कम होते हैं और डेक पे तो होते ही नहीं है। अलवरंगा को कोई देखेगा इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और होता भी कुछ ऐसा है। करीब 20 शिप इसके आसपास से गुजरती हैं बट किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। अलवरंगा अब सोचता है कि अब मैं मर ही जाऊंगा, चलो एक बार ये पता लगाते हैं कि मेरे समुद्र में खोए हुए कितने महीने हो गए हैं। बट उसके पास तो कोई देखने के लिए सामान नहीं था, तो ये पता कैसे लगाता। तभी उसको याद आता है कि बचपन में उसके ग्रैंडपा ने मून साइकिल से उसको मंथ्स काउंट करने के लिए सिखाया था। मून साइकिल बेसिकली मून के ऐसे फेजेस होते हैं इसमें मून फुल मून से कटता कटता बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर धीरे धीरे मून बनने लगता है। इस साइकिल को कंप्लीट होने में करीब 29 डेज लगते हैं और अलवरंगा ने करीब ऐसे 15 मून साइकिल को नोटिस किया था, जिससे उसको पता चलता है कि उसको समुद्र में खोए हुए 15 महीने हो गए। वो समुद्र के साथ बहते हुए अपनी मौत के बारे में सोच ही रहा था, तभी आकाश में बहुत सारी बर्ड्स मंडराने लगती हैं, जिसको अलवरंगा बहुत ही जोश से देखने लगता है। ये बर्ड्स अलवरंगा के मन में फिर से जीने की चाह जगा देती हैं, बिकॉज ये बर्ड्स वो सी बर्ड्स नहीं है बल्कि ये जमीन के आसपास रहने वाली बर्ड्स थी।
और अलवरंगा इन बर्ड्स को देख ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर एक आइलैंड पे जाती है। एंड 15 महीने में ये पहली बार था कि उसने जमीन देखा था। वो तुरंत अपनी बोट को उसकी तरफ ले जाने लगता है और वो जब उस आइलैंड से कुछ ही दूरी पर होता है तो वो अपनी बोट से कूद जाता है, डर से कि कहीं फिर से समुद्र की लहरें उसे कहीं दूर न ढकेल आए, और अपनी पूरी जी जान लगाकर तैरते हुए आइलैंड पर पहुंच जाता है। जिस दिन वो आइलैंड पर पहुंचा था वो दिन था 30 जनवरी 2014। मतलब उसको 438 दिन हो चुके थे ओशियन में खोए हुए। वो बहुत दुबला हो गया था, कमजोर हो गया था और अभी तक उसे कोई इंसान नहीं दिखा था, बट उसके बावजूद भी वो बहुत खुश था, चिल्ला रहा था। उसको पता नहीं था कि वो पैसिफिक ओशियन में मौजूद टाइल नाम के एक छोटे से आइलैंड में पहुंच गया था, जो मैक्सिको से मतलब जहां से गायब हुआ था वहां से 8800 किलोमीटर दूर था। ऐसे इस टाइल आइलैंड के साथ यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे 22 आइलैंड मौजूद है जिनको इबोन एटोल कहा जाता है। और वैसे तो अलवरंगा टाइल आइलैंड पर पहुंचकर चिल्ला रहा था जहां पर कोई नहीं रहता था, बट इससे कुछ ही मीटर दूर एंटी नाइट्रोक नाम का एक आइलैंड था जहां पे लोग रह रहे थे। और लकीली इस एंटी नाइट्रोक आइलैंड पे एक कपल था, एमी और रसेल, जो अलवरंगा के चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं और उस आइलैंड पे जाते हैं जहां पर अलवरंगा था। एंड फाइनली 438 दिन बाद जब अलवरंगा किसी इंसान को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, बट इनको समझ नहीं आ रहा था बिकॉज वो स्पेनिश बोल रहा था और इनको इंग्लिश आती थी। बट फिर भी इनकी हालात देखकर इस कपल को समझ आ गया था कि ये बहुत ही मुसीबत में है, इसलिए वो कपल अलवरंगा को अपने हट में लेकर जाते हैं और उसको खाने के लिए पैनकेक और ऑमलेट देते हैं, जिसको अलवरंगा बहुत ही जोश के साथ खाने लगता है। वो कपल टेलीफोन से इसके बारे में पुलिस को बताने लगती है। जब पुलिस इससे बात करती है तो ये पुलिस को अपनी पूरी स्टोरी बताता है, और जब पुलिस इसके बारे में जांच करती है और इसके बॉस से कनेक्ट करती है तो इसका बॉस ये कंफर्म करता है कि हाँ 17 नवंबर 2012 को ये एक्चुअल में गायब हुआ था। इसके बाद इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसका नाम अनफॉर्चुनेटली ही सही पर समुद्र में सबसे ज्यादा दिन तक 438 दिन तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। रेस्क्यू होने के बाद अलवरंगा अपने इंटरव्यू में बोलता है कि मुझे अपने गॉड पर विश्वास था और साहस थी, इसलिए मैं जिंदा बच पाया। जोनाथन फ्रैंकलिन नाम का एक ऑथर इसकी जर्नी के ऊपर बुक लिखते हैं 438 डेज नाम से। बट जैसे ही ये बुक रिलीज होती है कोर्डोबा की फैमिली अलवरंगा पे $1 मिलियन का केस फाइल कर देती है, ये कहते हुए कि अलवरंगा ने कोर्डोबा की बॉडी को खाया होगा। बट अलवरंगा ने हमेशा इस एलिगेशन को डिनाई किया। वैसे कुछ भी हो, अलवरंगा की इस स्टोरी से तो तय है अगर इंसान चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जीत जाता है, बस जुनून और जीने की चाह होनी चाहिए।